फ्रेंड्स, आज की एक सच्चाई है कि आप लाख सरकार को दोष दे दो, साइबर सेल को दोष दे दो या फिर बैंक के नाकामी को दोष दो, लेकिन अगर अपने आप को आपने सतर्क नहीं रखा तो बहुत आसानी से आप साइबर फ्रॉड के शिकार हो सकते हो। न सिर्फ साइबर फ्रॉड के शिकार हो सकते हो बल्कि बिना कुछ किए अपने रिश्तेदारों और दोस्तों की कृपा से मनी लॉन्ड्रिंग या फाइनेंशियल फ्रॉड जैसे झमेले में भी फंस सकते हो। और यकीन मानिए, अगर एक बार आपके साथ साइबर फ्रॉड हो गया या फिर इन तरह के झमेलों में आप फंस गए तो सरकार, बैंक और साइबर सेल तो दूर की बात है, आपके दोस्त और रिश्तेदार भी आपका साथ छोड़कर चले जाएंगे कि कौन इन कानूनी झंझटों में आपका साथ दे। और तब जब एक हेल्पलेसनेस की स्थिति क्रिएट होती है ना, वह एक आदमी के लिए बहुत बुरा होता है। जब सरकार, साइबर सेल, बैंक प्रॉपर्ली आपको मदद नहीं कर रहा है और जो आपके नाते रिश्तेदार या दोस्त हैं वो भी आपका साथ छोड़कर चले गए हैं। मेंटली आदमी बुरी तरह से पिस कर रह जाता है और उसे समझ में ही नहीं आता है कि अब वह आगे क्या करे, जैसा कि सैकड़ों लोगों के मामलों में होता है। अब इस बात को आप समझें कि मनी लॉन्ड्रिंग और फाइनेंशियल फ्रॉड के लिए बैंक अकाउंट का इस्तेमाल किया जाना कोई नई बात नहीं है। 70-80 के दशक में भी मनी लॉन्ड्रिंग और फाइनेंशियल फ्रॉड के लिए बैंक अकाउंट्स का इस्तेमाल किया जाता था। तब बैंकों में इतनी पारदर्शिता नहीं होती थी। 1990 के दशक में जब आर्थिक उदारीकरण हुआ और उसके बाद बैंकों में पारदर्शिता आनी शुरू हुई, इसके बावजूद भी सैकड़ों बैंक अकाउंट ऐसे थे जो मनी लॉन्ड्रिंग और फाइनेंशियल फ्रॉड के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। धीरे धीरे इंटरनेट आया, बैंक के साथ अन्य ऑर्गेनाइजेशन का डिजिटलाइजेशन शुरू हुआ और साइबर क्राइम भी उसी गति से रफ्तार पकड़ने लगा। कोविड आने के बाद से स्थिति और खराब हो गई, क्योंकि साइबर क्रिमिनल्स को अब यह समझ में आने लगा कि वह हर आम और खास लोगों के बैंक अकाउंट को मनी लॉन्ड्रिंग या फाइनेंशियल फ्रॉड के लिए यूज कर सकते हैं। और इसके बाद शुरू हुआ आम जन के बैंक अकाउंट्स के द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग और फाइनेंशियल फ्रॉड को अंजाम दिया जाना। साइबर क्रिमिनल्स लोगों के बैंक अकाउंट को 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख का लालच देकर खरीदने लगे। इसके अलावा बहुत लोगों को कमीशन का लालच देकर फ्रॉड पैसा उनके बैंक अकाउंट से ट्रांसफर कराने लगे। फाइनली कुछ लोगों के बैंक अकाउंट से वह पैसे विड्रॉ भी करवाने लगे या फिर क्रिप्टो करेंसी या गेमिंग के सहायता से पैसे को विदेशों में भी भेजा जाने लगा। कुल मिलाकर लोगों को पैसे का लालच देकर उनके बैंक अकाउंट से फाइनेंशियल फ्रॉड या मनी लॉन्ड्रिंग जैसे क्राइम्स जो थे ये साइबर क्रिमिनल्स करने लगे। अधिकतर लोगों को इस संबंध में जानकारी ही नहीं थी कि बैंक अकाउंट खरीदना, बेचना या रेंट पर देना एक गैर कानूनी काम है। साथ ही फाइनेंशियल फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे सख्त कानूनों से भी वह परिचित नहीं थे, इसलिए वो बहुत आसानी के साथ चंद पैसे की लालच में कानूनी झमेले में फंस गए। अब यह साइबर क्राइम भी पूरी तरह से ऑर्गेनाइज्ड हो चुका है। साइबर क्राइम में बूम आने के बाद और बैंक अकाउंट्स की रिक्वायरमेंट होने के बाद अब इन क्रिमिनल्स का एक अलग ही ग्रुप बन रहा है जिनका काम है सिर्फ बैंक अकाउंट्स इकट्ठे करना, बहुत सारे बैंक अकाउंट्स इकट्ठा करना है। इसके लिए पैसे का लालच देकर, कमीशन का लालच देकर वो बैंक अकाउंट्स खोलते हैं। फर्जी डॉक्यूमेंट्स पे बैंक अकाउंट खुलवाने की कोशिश करते हैं। लोगों को और लालच देकर एक ही नाम पर 7, 8, 10 बैंक अकाउंट्स खुलवाए जा रहे हैं। मरे हुए व्यक्तियों के नाम पर बैंक अकाउंट्स खुलवाए जा रहे हैं और हर संभव जितने तरह के पैतरे यह अपना सकते हैं, अपनाकर ज्यादा से ज्यादा बैंक अकाउंट अपने पास इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। और ये सारे इकट्ठा किए गए बैंक अकाउंट साइबर क्रिमिनल्स को बेच दिया जाता है, जहां पर वह फ्रॉड किए हुए पैसे को एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में रोटेट कराते हैं। और फाइनली किसी बैंक अकाउंट से या तो पैसा देश में ही निकाल लिया जाता है या अधिकतर पैसा भारत से बाहर विदेशों में भेज दिया जाता है। अच्छा, यह पूरा मामला यहीं खत्म नहीं होता है। अलग अलग लोगों को इन्होंने एज अ एजेंट नियुक्त कर रखा है, जिनका काम है ज्यादा से ज्यादा लोगों से बैंक अकाउंट इकट्ठा करना। और ये सारे एजेंट्स और लोग जो पैसे या कमीशन के लालच में नियुक्त किए जा रहे हैं, यही लोग अपनों को धोखा देकर उनका बैंक अकाउंट का एक्सेस लेकर उन बैंक अकाउंट से फर्जी ट्रांजैक्शन या फ्रॉड ट्रांजैक्शन करवा रहे हैं। इन सब मामलों में एक व्यक्ति के दोस्त और उनके रिश्तेदार ही सबसे ज्यादा धोखा दे रहे हैं और नाना प्रकार के झूठ बोलकर उनके बैंक अकाउंट लेकर उससे फर्जी ट्रांजैक्शन या फ्रॉड ट्रांजैक्शन कराया जाता है। और अगर आपके बैंक अकाउंट का एक्सेस वो नहीं भी ले पा रहे हैं तो तरह तरह का बहाना बनाकर वह आपके बैंक अकाउंट में एक फर्जी पैसा मंगवाते हैं और कैश निकालकर चलते बनते हैं।
और बाद में बैंक अकाउंट आपका फ्रीज होता है और साइबर सेल के चक्कर आपको लगाने पड़ते हैं और सफाई देना पड़ता है कि आपने यह पैसा कहां से मंगाया, किसे दिया और क्यों दिया। और आपको जवाब देना मुश्किल हो जाता है क्योंकि पैसा कहां से आया है इस बात की जानकारी तो आपको भी नहीं होती है। और अगर आपने अपने दोस्त या रिश्तेदार का नाम ले लिया तो फिर तो आपकी उनसे दुश्मनी बिल्कुल तय है। हद तो यह हो रहा है कि न सिर्फ ये नाते रिश्तेदार या दोस्त आपके बैंक अकाउंट में फर्जी ट्रांजैक्शन कराकर आपको फंसा रहे हैं, बल्कि उल्टा आपको धमकी भी दिया जाता है कि अगर साइबर सेल को आपने उनका नाम बताया तो इसके बुरे परिणाम आपको भुगतने पड़ेंगे। लोग मार पिटाई तक पे उतर जाते हैं कि क्यों साइबर सेल या पुलिस के सामने आपने उनका नाम लिया। एक दो मसले तो मैंने ऐसे देखे हैं जहां उनके रिश्तेदार ने ही यह पैसा ट्रांजैक्शन कराकर उस व्यक्ति को फंसा दिया और जब इसने कहा कि वह उनके खिलाफ एफआईआर करेगा तो वही रिश्तेदार कहता है कि आप एफआईआर करो, बदले में मैं भी आपके ऊपर एक एफआईआर कर दूंगा। अब ना जाने वो क्या एफआईआर करते, बट एफआईआर कर देते। इन तरह के झमेलों से बचने के लिए बहुत सारे लोग अपने उन रिश्तेदारों और दोस्तों के नाम लेने से हिचकते हैं। लेकिन इस बात को आप समझें, जब भी आपका कोई दोस्त रिश्तेदार इस तरह का फ्रॉड ट्रांजैक्शन आपके बैंक अकाउंट में कर रहा है तो अमूमन उस सोर्स ऑफ मनी का पता आपको नहीं होता है कि वह पैसा कहां से मंगाया गया है। तो आप इस परिस्थिति में होते नहीं हैं कि साइबर सेल को बता पाएं कि वह पैसा आपके पास कहां से आया है। तो बेहिचक आप उनका नाम पुलिस के सामने रखें, साइबर सेल के सामने रखें, या जरूरत हो तो उनके ऊपर एफआईआर भी करें। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे या उनका नाम पुलिस को या साइबर सेल को नहीं बताओगे तो कल को आप इस पूरे मामले में फंस जाओगे। तो आपके रिश्तेदार ने तो आपको फंसाते वक्त रिश्तेदारी नहीं निभाई, आपके दोस्त ने आपको फंसाते वक्त दोस्ती नहीं निभाई, तो फिर आप क्यों रिश्तेदारी और दोस्ती निभाने में लगे हुए हो। दूसरा जो इंपॉर्टेंट बात है वह यह है कि जिस प्रकार से आज हम अपने आधार कार्ड पर सिम जारी करके किसी दूसरे को नहीं देते हैं क्योंकि हमें शक रहता है कि अगर उसने किसी भी प्रकार का कोई फ्रॉड किया, कोई गलत काम किया, तो सबसे पहले वही व्यक्ति फंसेगा जिसके नाम पर वह सिम होगा। इसी प्रकार से अब समय आ गया है कि आप अपना बैंक अकाउंट भी किसी रिश्तेदार या दोस्त को इस्तेमाल करने के लिए न दो। इस्तेमाल करने के लिए तो मत ही दो, इसके अलावा अगर वह किसी भी प्रकार का पैसा आपके बैंक अकाउंट में मंगाना चाहते हैं तो स्ट्रेट अवे उनको मना कर दो कि किसी प्रकार का पैसा वो आपके बैंक अकाउंट में ना मंगाए और न ही आप वो पैसा कैश में निकालकर उन रिश्तेदारों या दोस्तों को दो। हो सकता है मेरी इस बात से आप में से बहुत सारे लोग सहमत ना हो कि यार कोई रिश्तेदार है, कोई दोस्त है, किसी के साथ रह रहा हूं और अगर वो कुछ पैसा मंगा रहा है तो क्यों उसका पैसा निकालकर मैं न दूं। बहुत अच्छी बात है, आपका दोस्त है, आपका रिश्तेदार है और बैंक अकाउंट से पैसे निकालकर सिर्फ उसको देना ही तो है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन कल को जब आप फंस जाओगे ना तो ये दोस्त और रिश्तेदार कहीं नजर नहीं आने वाले हैं। आप अकेले इस पूरे मामले में पिसते रहोगे और साइबर सेल के चक्कर लगाते रहोगे। जितने भी ऐसे मामले मैंने देखे हैं उसमें उन रिश्तेदारों से उस व्यक्ति का एक अच्छा रिलेशन था, दोस्त के साथ बहुत ही गाढ़ी दोस्ती थी और ऐसे ही रिश्तेदार और दोस्तों ने उन लोगों को धोखा दिया और फ्रॉड पैसा मंगाकर उनके बैंक अकाउंट को फ्रीज करवा दिया। क्योंकि धोखा वहीं पर होता है जहां पर आप सामने वाले पर विश्वास करते हैं और एक रिश्तेदार के रूप में या एक दोस्त के रूप में जिससे आपका रिलेशन बहुत अच्छा है, आप आसानी के साथ उस पर विश्वास कर लेते हैं और धोखा खा जाते हैं। तो मेरा बस इतना ही कहना है कि भगवान ऐसे दोस्तों और रिश्तेदारों से बचाएं और आप खुद सतर्क रहना सीखें। अगर आप खुद सतर्क नहीं रहेंगे इन सब मामलों में तो कल इन झमेलों में कोई आपका साथ नहीं देने वाला है, आप यकीन मान लें। सतर्क रहें और इस तरह के बैंक अकाउंट एक्सेस दूसरों को देने या फिर किसी भी प्रकार के पैसे का ट्रांजैक्शन करवाने से बिल्कुल परहेज करें।